न्यूज 18 पर अमित शाह के इंटरव्यू के बाद बिहार की सियासत और गर्मा गई है। बिहार चुनाव पर न्यूज 18 से खास बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी की लहर से बिहार चुनाव में जेडीयू को भी फायदा होने वाला है। अमित शाह के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी की पूरे देश में इस वक्त लहर है और बिहार चुनाव में इससे जेडीयू की सीटें भी बढ़ेंगी और बिहार चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। मैंने ये भी सुना है कि आपके इंटरनल सर्वेस कह रहे हैं कि वहाँ आज भी मोदी जी की एक बहुत बड़ी लहर है। एंटी इनकम्बेंसी जरूर होगा, वो हो जाता है, स्वाभाविक है इतने सालों के बाद, मगर मोदी जी की एक लहर है, वेव है और हो सकता है आपकी सीट आपके पार्टनर से ज़्यादा, नीतीश जी से ज़्यादा सीटें आप लोग लेकर आए। भैया, मोदी जी की लहर सिर्फ बिहार में नहीं है जी, देश भर में है, बिहार में भी है और स्वाभाविक रूप से उसका फायदा सिर्फ हमें नहीं होता है, जदयू को भी होगा, क्योंकि जदयू हमारा साथी है, हम साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। तो मोदी जी की लहर से सिर्फ बीजेपी की सीटें बढ़ेगी ऐसा नहीं होगा, जदयू की इतनी ही सीटें बढ़ेगी जितनी बीजेपी की बढ़ेगी। हम लगभग बराबर सीटें लड़ रहे हैं, एक सीट जदयू हमसे ज़्यादा लड़ रहा है, बराबर सीटें लड़ रहे हैं। और मैं अभी भी कहता हूं कि आप कितना भी जवाब ढूंढने का प्रयास करिए, बिहार के अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। और न्यूज 18 पर एक बड़ा बयान गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है और इसके बाद बिहार की सियासत और गर्मा गई है। ऐसे में जबकि चुनाव बेहद करीब हैं, पटना में मौजूद है हमारे सहयोगी रवि सिंह, गया में नीरज कुमार और शेष नारायण सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। शेष जी, अमित शाह के इस बयान से कि अब मोदी लहर का फायदा तो जेडीयू को भी होने वाला है, क्या वो सवाल पीछे छूट गया जो कभी बार बार किया जाता था कि बिहार में छोटा भाई कौन, बड़ा भाई कौन, गठबंधन के बीच? नहीं, देखो, बड़ा भाई तो मोदी ही है, सीट बीट ज्यादा चाहे जो दे दें, क्योंकि मोदी के देखो एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के खिलाफ वहां बहुत ज्यादा है और ये सारे एक्टर्स उसी पे प्ले अप कर रहे हैं। लेकिन मोदी के जो फैक्टर है, मोदी की जो पॉपुलैरिटी है, उसी पिगी बैंक पे नीतीश कुमार का भी बेड़ा इस बार पार होगा, क्योंकि 15 साल हो गए, फटीग है, तमाम और दिक्कतें हैं, बहुत सारे कोरोना के समय में जो उन्होंने काम किए हैं उससे लोग नाराज हैं, बाढ़ का मैनेजमेंट नहीं कर पाए हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन लोग ये कहते हैं कि चलो जी मोदी जी के साथ हैं तो ठीक हो जाएंगे। तो वो मोदी फैक्टर है, मोदी की लोकप्रियता बिहार में है और उसका फायदा नीतीश कुमार को मिलेगा। बल्कि उसी चक्कर में तो चिराग पासवान थे, मोदी जी की फायदा हम भी ले लेंगे, लेकिन अब इतनी आसानी से बीजेपी जमीन थोड़ी छोड़ने वाली। पटना में रवि खुद मौजूद हैं, हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़े हुए हैं। रवि, न्यूज 18 पर जिस तरह का बयान गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है कि ये फायदा मोदी लहर का तो दरअसल जेडीयू को भी होने जा रहा है, शेष जी भी कुछ यही बात कह रहे हैं कि अगर एंटी इनकम्बेंसी रही भी तो जेडीयू भी इस बात का फायदा उठाएगी। जमीनी हकीकत क्या महसूस कर पाते हैं आप जब तमाम लोगों के बीच खुद वहां मौजूद हैं? देखिए, अब काफ़ी हद तक जो शेष नारायण जी ने बात कही है कि एंटी इनकम्बेंसी यानी कि नीतीश कुमार को लेकर कई लोगों की नाराजगी तो जाहिर तौर पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की है, लेकिन क्योंकि बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में जुड़े हुए हैं, तो इसका फायदा ज़रूर देखने को मिल रहा है। कई लोगों से मेरी बात हुई है। इस समय मैं पटना में मौजूद है, कुछ लोग हमारे साथ में, उन लोगों से बात करते हैं। ये बताइए कि केंद्रीय गृह मंत्री ने न्यूज़ 18 इंडिया को खास इंटरव्यू दिया है, इसमें उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लहर है वो सिर्फ बिहार में ही नहीं पूरे देश में है और इसका फायदा सिर्फ बीजेपी को ही नहीं जेडीयू को भी मिलने जा रहा है। जो बिल्कुल सही कहा है अमित शाह जी ने। और ये लहर तो आपको 6 साल से ही दिख रही है मोदी जी की, उनके काम पे उनको दिया जा रहा है, क्योंकि मोदी जी ने जो आज तक जो कहा वो पूरा किया। लेकिन यहाँ पे तो नीतीश जी है मुख्यमंत्री। हाँ, नीतीश जी का है, क्योंकि यहाँ नेतृत्व नीतीश जी कर रहे हैं। अमित शाह जी ने कहा है क्योंकि 15 साल पहले हम लोग शांति से घूम भी नहीं पाते थे, 8 बजता था हम लोग घर चले जाते थे। आज के डेट में कम से कम हम लोग शांति से रह रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहा है, रात में आदमी किसी सुनसान जगह से अपने घर जा सकता। 15 साल पहले वाली स्थिति में बदलाव आप देख रहे हैं? बिल्कुल बदलाव है, आज जनता के बीच में देख लीजिए रात में। आप बताएं। जी, मेरा नाम रविंद्र हुआ। मुझे याद है आज से 15 साल पहले इसी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जब माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे तो उन्होंने एक ही बात बोला था कि मुझे मेरा किसले लौटा दो। और एक वो दिन था और एक आज का दिन है कि आज माताएं बहनें 12 बजे रात को भी सुरक्षित घर जा रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर का एक मुद्दा है और भी कुछ है? लॉ एंड ऑर्डर तो कोई मुद्दा ही नहीं है। आज लॉ एंड ऑर्डर बिहार का जो जिस स्थिति में है उसका जवाब ही नहीं है। बिल्कुल रवि, आप क्या महसूस कर रहे हैं जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है?
केंद्रीय गृह मंत्री ने बहुत अच्छी बात कही है कि नीतीश कुमार और जो सुशील मोदी की सरकार है वो सभी क्षेत्र में काम किए हैं, या बिजली के क्षेत्र में हो, रोड के क्षेत्र में हो। मोदी जी की जो लहर है, उनकी लोकप्रियता, उसका फायदा आप देख रहे हैं जेडीयू को मिलने वाला है? जी जरूर मिलेगी। मोदी जी जो केंद्र में काम किए हैं उसको जमीन पर उतारने का काम हमारे बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी के द्वारा की गई है। ये जनता भी और तमाम लोग भी ये मान रहे हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में काम किया, केंद्र में किया है, उसका फायदा मिलने वाला है बिहार में जेडीयू को और नीतीश कुमार को भी। तो गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 पर जो खास बात कही है कि पूरे देश में मोदी लहर है और इसका फायदा बीजेपी को नहीं हो रहा है बल्कि जेडीयू को भी होने वाला है। ये बयान तो एक राजनेता का हो सकता था, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है यही जानने के लिए हमारे सहयोगी अलग अलग इलाकों में हैं और प्रतिक्रियाएं अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। नीरज कुमार हमारे सहयोगी जो इस वक्त गया में मौजूद हैं, वो भी सबसे अहम बयान कि किस तरह की बात अब गृह मंत्री ने कही और जनता की उससे इत्तेफाक रखती है। लेकिन इस बीच अब विपक्ष हमलावर है। बिहार के कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने बिहार चुनाव को लेकर अमित शाह के दावे पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि अमित शाह का दावा बिहार चुनाव में पूरी तरह से गलत साबित होगा। अमित शाह जी ने खुद कहा था कि चुनाव के वक्त हम जो कहते हैं उसको करना थोड़ी ही होता है, वो तो जुमला होता है। तो उन्हीं की बात को अगर मान ले तो बिहार में चुनाव चल रहा है। ये सारे जुमले हैं। ये बी टीम की तहत चिराग पासवान जी को लगाया है और सिर्फ बी टीम पे सीमित नहीं रखा है, दूसरी ओर ओवैसी भी उनकी बी टीम है। तो किसी भी तरह से भाजपा नंबर 1 पार्टी उसको बनाना है। विपक्ष हमलावर है तो अमित शाह के बिहार में मोदी लहर की बात पर एलजेपी नेता विजय प्रसाद सिंह ने कहा कि बिहार में एलजेपी बीजेपी साथ मिलकर सरकार बनाएंगी और उन्हें नीतीश किसी भी रूप में मंजूर नहीं है। अमित शाह जी कहते हैं कि गठबंधन है जनता दल यू के पास, तो आप लोग प्रेस मीडिया के लोग हैं। सबसे पहले जनता दल यू का जितना भी होर्डिंग लगा है, जितनी भी गाड़ियां निकली है, सबसे पहले जनता दल यू की निकली है। कहीं पर भी माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी का या अमित शाह जी का फोटो उस पर नहीं लगा हुआ है। नीतीश जी अपने चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा के बदौलत नहीं लड़ रहे हैं। हम भाजपा के बदौलत चुनाव लड़ रहे हैं। अब एलजेपी कह रही है कि बीजेपी के साथ तो हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। गया में क्या देखने को मिल रहा है नीरज? अगर गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि जेडीयू को भी फायदा मिलेगा मोदी लहर का, गया की जनता क्या महसूस कर रही है? देखिए, बिल्कुल गया की जमीनी जनता से बातचीत करते हैं। आप देख सकते हैं गया के लोग हैं हमारे साथ, हमारे पीछे में, उनसे बातचीत करेंगे। ये बिल्कुल जो ज़मीनी मुद्दे होते हैं उस पर ये जानकारी देंगे कि मोदी लहर है, नीतीश के नाम पे वोट है, लालू के नाम पे वोट है, या फिर दूसरे मुद्दे पर बात करेंगे ये लोग। आप इस बार वोट करेंगे तो नरेंद्र मोदी भी एक फैक्टर है इस बार के चुनाव में? नहीं, यहाँ बिहार में नीतीश कुमार के चलते ही बिहार के लोग वोट करेंगे जी। लेकिन समस्या पर कोई ध्यान नहीं है जी। कुछ नहीं, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, महंगाई बढ़ी हुई है, इस पर कोई पार्टी कुछ नहीं सोच रही है। बस सिर्फ हमको वोट चाहिए जी। और आप लोग के लिए क्या मुद्दा है? नीतीश कुमार एक फैक्टर है, आप लोग युवा हो। नरेंद्र मोदी के हम लोग का ये कलाम है, लेबर लोग हम लोग का 300 रुपये काम करते हैं, उसमें महंगाई बढ़ गई है और हम लोग का पैसे नहीं बच रहे हैं, 200 रुपये बच रहे हैं, उसमें पैसे नहीं बच रहे। इनके मुद्दे भी हैं। नीतीश कुमार मोदी कौन फैक्टर है? मोदी फैक्टर है, नीतीश कुमार। और क्या है आप लोग के लिए मुद्दा क्या है? नीतीश कुमार का भी नरेंद्र मोदी का असर होगा जी। चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ कि अभी जो भी इस हिंदुस्तान में हो रहा है वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम हो रहा है। हमारे भाइयों को लड़ाया जा रहा है, एजुकेशन एकदम ख़त्म हो गया है। लेकिन इस बार के चुनाव में तो ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। बिहार के चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है। हम बता रहे हैं सर, कोई सांप्रदायिक मुद्दा नहीं। दिल्ली में आज से 1 साल पहले, दिल्ली की नहीं, बिहार की बात। अब बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार है ना, अलायंस है ना आप बीजेपी से, तो क्या कर रहे हैं? ये सबकी अपनी अपनी राय भी है नीरज, लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये कि गृह मंत्री जिस तरह का बयान देते हैं, बिहार की जनता क्या उससे इत्तेफाक रखती है? शेष जी, आप भी सुन रहे थे, हमारे जो साथी हैं वो अलग अलग तमाम लोगों की राय पहुंचा रहे हैं हमारे दर्शकों तक। क्या आप महसूस कर पा रहे हैं कितना पुख्ता दावा अमित शाह ने किया है इस बात को लेकर कि मोदी लहर का फायदा मिलने जा रहा है इस चुनाव में, भले ही वो किसी प्रदेश का चुनाव? नहीं, वो मोदी जी के साथ में होगा, उसको
तो सही ही कह रहे हैं, और अमित शाह वहाँ चुनाव मैदान में हैं तो दावे तो, लेकिन ये जो दावा है कि नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता है वहाँ, ये एक पत्रकार की नज़र में हमारा इंडिपेंडेंट बन के देखें तो भी लगता है कि हाँ बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और जो उनके साथ होगा, देखिए 122 सीटें उन्होंने दिया है उनको, नीतीश कुमार को, तो वहाँ तो बीजेपी जीरो है ना, वहाँ तो बीजेपी का मतलब जेडीयू ही है, या जीतन राम मांझी को उन्होंने कुछ सीटें दे दी हैं नीतीश बाबू ने, तो वो तो उनकी अपनी सीट है। अगर वहाँ पे जैसा चिराग पासवान क्लेम कर रहे हैं कि वहाँ हम जीत जाएंगे, तो चिराग पासवान को 55 सीटें पिछली बार मिली थी और 2 सीट जीत के आए थे, तो इसमें दो राय नहीं कि रामविलास जी के स्वर्गवास के बाद उनको सिंपैथी मिलेगी, लेकिन वो सिंपैथी क्या इतनी होगी कि वो उनको सीटें सरकार बनाने भर को या नेगोशिएट करने भर दिला दे, क्रूशियल है। सुशील मोदी ने भी कहा तो ऐसे ही ये बात साफ तौर पर समझ में आ रही है कि बीजेपी के साथ जो भी चुनाव लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है वो मोदी लहर का फायदा उठाना चाहता है। लेकिन जेडीयू के महासचिव आरसीपी सिंह ने न्यूज 18 पर अमित शाह के दिए गए बयान पर कहा कि बिहार में इस बार पीएम मोदी और सीएम नीतीश के नेतृत्व में एनडीए की सरकार एक बार फिर बनने जा रही है, और 2010 में जो 206 सीटें एनडीए के खाते में आई थी, इस बार उससे भी कहीं ज्यादा रिकॉर्ड जीत दर्ज करने जा रहे हैं। हमारे जो कार्यकर्ता हैं उन सब का ये प्रयास है कि इस बार एनडीए अपना जो 2010 में हमारा जो रिजल्ट था 206 सीटें हमने प्राप्त की, उससे भी ज़्यादा सीट हम बिहार में प्राप्त करें और फिर से जो बिहार में एनडीए की सरकार बने, उसका नेतृत्व आदरणीय नीतीश बाबू करें। जीत का दावा है, लेकिन विरोधी अभी भी हमलावर हैं। आरजेडी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव ने अमित शाह के बयान पर कहा कि नीतीश सरकार बिहार को सुरक्षित रखने में नाकाम रही है। जयप्रकाश नारायण यादव ने डबल इंजन की सरकार को फेल करार दिया है। तो कोरोना से बचाव करने में अमित शाह जी कहते हैं कि नीतीश कुमार जी ने कितना ऊंचाई नाप दिया। ऊंचाई अगर जो है मुंह से नापना है तो नापते रहिए, लेकिन जनता में आपकी ऊंचाई नहीं है। कोरोना काल में टोटल फेल हुए हैं। ये चुनाव में जनता आपको सबक सिखाने का काम करे। अब सबके अपने अपने दावे हैं और ऐसा किया भी जाता है क्योंकि चुनाव है। रवि हमारे सहयोगी पटना में मौजूद हैं। रवि, जिन लोगों की आपसे बात हो रही है वो क्या मान रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी की छवि पर मतदान पर असर पड़ने वाला है? उससे नफा नुकसान इन पार्टियों को होने वाला है? प्रशांत, बिल्कुल उनसे सीधे हम बात करते हैं। ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है, क्योंकि गृहमंत्री ने कहा है कि उनकी जो लोकप्रियता है इसका फायदा बीजेपी को ही नहीं जेडीयू को भी मिलने वाला है, और बिहार में ही नहीं उनकी लहर पूरे देश में है लहर। आप मानते हैं? ये बिल्कुल सही बात है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी जो काम कर रहे हैं, जो भी उनकी योजनाएं हैं, उनको बिहार में फुलफिल करने का काम तो सिर्फ नीतीश कुमार ही कर रहे हैं। तो लोकप्रियता क्यों नहीं मिलेगी और उसका बेनिफिट क्यों नहीं मिलेगा? और मैं आपको बता दूं कि बिहार में एनडीए जो है 2/3 बहुमत, लगभग 200 से ज्यादा सीटों से ही जीतेगी। इसमें कहीं कोई क्या मानते हैं? जब मानते हैं कि हमारे नरेंद्र मोदी जो 70 साल में नहीं हुआ तो 70 दिन में करके दिखाया, इसके लिए। और राम मंदिर पर लोगों को विपक्ष का आरोप रहा कि राम मंदिर राजनीतिक भाजपा करती है। अच्छा, एक चीज बताइए कि बिहार में क्योंकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री की वजह से ये फायदा उनको भी मिलने वाला है? हाँ, जरूर फायदा। जब केंद्र की सत्ता से है, केंद्र देती है। जब आप बताइए, आप आगे आप युवा हैं, आप बताइए कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का फायदा मिले जेडीयू को? बिल्कुल मिलने वाला है। कैसे? प्रधानमंत्री जी ने जो देश के लिए किया है वो राज्य में तो होगा ही। लेकिन बहुत लोग तो ये भी कहते हुए देखे गए हैं कि नीतीश कुमार ने उतना अच्छा काम नहीं किया है जो आखिरी जो टर्न रहा है। तो ये लोगों का कहना कुछ काम है, विपक्ष नहीं होगा तो फिर मजा कैसे आएगा? और रहा बात नीतीश कुमार जी का, तो नीतीश कुमार जी देख लें कि गांव में हर जगह में स्कूल, सड़क, नली गली, हर जगह से बिहार दूसरे राज्यों से अब बिहार का स्तर उठ रहा है। बिहार शिक्षा हो, बिजली हो, पानी हो, हर चीज में बिहार पहले से बेहतर होते जा रहा है। आप बताएं क्या कह रहा है? ये बताइए कि प्रधानमंत्री की जो लहर आप मानते हैं पूरे देश में? हाँ, मानते हैं। इसका फायदा जेडीयू को मिलने वाला है? हाँ, बीजेपी को मिलेगा, कुछ तो मिलेगा ही। और जेडीयू को?
जेडीयू और उसके साथ सहयोग है, उसके कारण वो खिंचा जा सकता है। हाँ, आप क्या मानते हैं? क्या सर? आप मानते हैं कि प्रधानमंत्री की लहर देश भर में है और इसका फायदा जेडीयू को भी मिलने वाला बिहार में? मिलेगा, पूरा मिलेगा। हाँ। लेकिन विपक्ष तो हमलावर है पूरी तरीके से नीतीश और विपक्ष के हमलावर होने में कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश कुमार बहुत अच्छा काम करते हैं और कर रहे हैं जमीनी स्तर पर। वोट किसके नाम पे पड़ेगा, प्रधानमंत्री के या नीतीश कुमार? दोनों आदमी के नाम पे। बिल्कुल रवि, दोनों के नाम। जो केंद्र में काम किया है उसका फायदा मिलेगा? केंद्र में जो काम किया है प्रधानमंत्री ने उसका फायदा बीजेपी को और जेडीयू को मिलने वाला? अवश्य मिलेगा। इसलिए कि देश में हमको लगता है आज़ादी के बाद ये पहला प्रधानमंत्री हैं जो कि ऐसे प्रधानमंत्री हैं और देश को लेकर के चलने के काम करते हैं। विदेशों में इनकी जलवा है। देखिए, केंद्र में जो काम किए हैं, तमाम जो मुद्दे लोग गिना रहे हैं उसका जिक्र हो रहा है। खास करके बिहार में जो काम हुआ उसका तो अलग मैटर है, लेकिन केंद्र में जो काम किया है प्रधानमंत्री ने उसका फायदा कहीं कहीं बिहार में देखने को मिल रहा है। इसका फायदा बीजेपी को नहीं है, जेडीयू को भी मिलने वाला, क्योंकि दोनों ही। और रवि, ये जो बात है, ये जो जनता की प्रतिक्रिया है, ये सीधी हम दर्शकों तक भी पहुंचा रहे हैं इस वक्त कि न्यूज 18 पर जिस तरह की बेहद अहम राय और अपना बयान गृह मंत्री अमित शाह ने रखा, किस तरह से सियासत गर्मा गई है और बिहार में एक नए सिरे से अब आरोप प्रत्यारोप की सियासत भी गर्माई है। शेष जी, क्या ये माना जाए कि गणित की भाषा में जिसे एक कॉमन फैक्टर या उभयनिष्ठ कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो नाम है, चाहे एलजेपी चुनाव लड़ रही हो या फिर जेडीयू चुनाव लड़ रही हो, मोदी का नाम वो लेना चाहते हैं क्योंकि फायदा उन्हें इसमें दिखाई देता है? देखिए, मोदी फैक्टर तो बिहार चुनाव में है, ये बात सिद्ध हो गई है। अपोजिशन भी नरेंद्र मोदी को ही टारगेट कर रहा है। नीतीश कुमार कहीं लोकल इश्यूज हैं तो नरेंद्र मोदी फैक्टर हैं। और आपने देख लिया चिराग पासवान कितने डेस्परेट हैं नरेंद्र मोदी को अपना अन्नदाता साबित करने के चक्कर में, तो वो एक फैक्टर है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। और एक दूसरी बात ये है कि कई स्टेट्स में हमने देखा है कि शुरू में चुनाव का माहौल कुछ और होता है। पिछला चुनाव जो हुआ था छत्तीसगढ़ का 2013 में, तो वहां रमन सिंह सबसे बड़े नेता बने हुए। अब बाद में पता लगा कि नरेंद्र मोदी के जाने के बाद उनका मामला बना, वरना वो हार ही जाते। तो इस तरह से अभी भी जब बताया किसी ने फोटो उनकी लगा के नरेंद्र मोदी के नहीं लगाए हुए हैं, तो अब जो फैक्टर कल से आज तक आप देख रहे हैं, उसके अमित शाह के इंटरव्यू के बाद भी कंफ्यूजन का माहौल है। तो उससे बाहर निकलने के लिए उनको नरेंद्र मोदी की शरण जाना पड़ेगा। और नरेंद्र मोदी इस बात को खुद घोषित करेंगे, नहीं करेंगे तो उनका गठबंधन पार्टनर हार जाएगा। तो वो फिर एलजेपी अगर ज्यादा जीत गया या अन्य जो पार्टियां जीत गई तो उनकी कृपा में सरकार बनेगी, तो वो तो नहीं चाहेंगे, तो वो तो सरकार खुद बनाना चाहेंगे। हाँ, नीतीश कुमार को आगे करेंगे। ये जो आज तस्वीर दिख रही वो ये है। लेकिन अगर कहीं ऐसा हुआ कि नरेंद्र मोदी का बेनिफिट नीतीश कुमार को नहीं मिला तो फिर सरकार बनना खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी रिस्क लेगी। यानी ये चिंता बीजेपी को भी है कि चाहे मोदी का नाम इस्तेमाल करें उनकी सहयोगी पार्टी, लेकिन वो चुनाव में बहुमत हासिल करें। ये सबसे अहम बात भी है कि अपनी अपनी तरफ से किस तरह के दावे किए जा रहे हैं। और ना सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष भी नरेंद्र मोदी के नाम पर ही चुनाव में उतरता नजर आ रहा है, जबकि ये किसी प्रदेश विशेष का विधानसभा चुनाव है। लेकिन वहीं साथ ही साथ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी अमित शाह के बयान पर कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जा रहा है। मांझी के मुताबिक एनडीए में कोई दुविधा नहीं है और चिराग पासवान मोदी का नाम लेकर सिर्फ भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जीतन राम मांझी इस वक्त हमारे साथ हैं अमित शाह के इंटरव्यू पे बातचीत करने के लिए। अमित शाह ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि मोदी लहर है जिसका फायदा बीजेपी और जेडीयू को भी बिहार चुनाव में होगा और नीतीश से उनके नेता होंगे एनडीए के। अभी के संदर्भ में अमित शाह जी ने ये बात कही है तो ये उनका बड़प्पन है। गठबंधन धर्म का यही माने है कि हर किसी प्रकार की कोई बात हो, शंका की बात हो, उसको स्पष्ट करना चाहिए। वैसे आज नई बात नहीं है, महीनों पूर्व ही नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी तक बोले, यहाँ गया में आकर के जेपी नड्डा भी बोले कि साहब हमारा अगला मुख्यमंत्री बिहार का नीतीश कुमार होंगे, उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग लड़ेंगे। क्योंकि बिहार और दिल्ली दोनों मिल करके बिहार को ज़्यादा आगे बढ़ाया है हर क्षेत्र में, इसलिए हर हालत में हम लोग, यहाँ तक उन्होंने कहा कि भाई सीट अगर हमको ज़्यादा भी आ जाए बनिस्बत की जेडीयू के,
तो भी वो जेडीयू का सीएम होंगे, हम उनको सीएम बनाएंगे। तो चेहरा नीतीश कुमार हैं, ये पहले से भी आप लोगों ने तय कर रखा है, लेकिन एलजेपी की तरफ से कन्फ्यूजन हुआ है। एलजेपी बार बार ज़मीन पे भी कह रहे कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। तो क्या एनडीए के भीतर कन्फ्यूजन है कि बार बार अमित शाह हो या जेपी नड्डा हो या बाकी बीजेपी के नेता हो, उस कन्फ्यूजन को क्लियर करना पड़ रहा है? एनडीए में कन्फ्यूजन है, ज़मीन पे कन्फ्यूजन है? ज़मीन पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये चिराग साहब का राजनीतिक कहिए कि अपरिपक्वता है, या ये कहिए कि इससे साबित होता है कि वो समझ रहे हैं कि हमारे ज़मीन में, धरती में कुछ नहीं बचा है, अब हम गिरने वाले हैं, सपोर्ट होने वाले हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अमित शाह के बयान पर बीजेपी सांसद अजय निषाद ने कहा कि एलजेपी वोट कटवा पार्टी है और दावा किया कि नीतीश फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी शुरू से ही बोल रही है, हमारे जितने भी केंद्रीय नेतृत्व के शीर्ष नेता हैं, चाहे वो जेपी नड्डा जी हों, आदरणीय अमित शाह जी हों, सभी लोग एक सुर से कह रहे हैं कि हम लोग नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये भी कहा है कि अगर बीजेपी की सीट ज़्यादा मिलती है, जदयू की कम मिलती है, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार ही होंगे। उसमें कहीं से कोई शंका होने की बात नहीं है। दावे तो नेताओं के अपने अपने हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, उन मतदाताओं की राय क्या है जिन्हें मतदान करना है, जिससे इन राजनेताओं और सरकारों के भाग्य का फैसला होना है। इस वक्त नीरज हमारे सहयोगी सीधे हमसे जुड़ रहे हैं जो गया में हैं, और रवि जो खुद पटना में मौजूद हैं। नीरज, क्या एलजेपी का यह दावा कि वो भी प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर आगे बढ़ रहे हैं, उनके आशीर्वाद से ही आगे बढ़ेंगे, जनता में कहीं कोई कंफ्यूजन है या तस्वीर साफ है कि उन्हें किसका साथी मानकर वोट करना है? देखिए प्रशांत, कंफ्यूजन था। जहां मजबूत दावेदारी थी एलजेपी की, जहां उनके मजबूत उम्मीदवार हैं, वहां कंफ्यूजन था। लेकिन अब दिक्कत ये हो गई है कि बार बार बीजेपी के केंद्रीय नेताओं की तरफ से जब बार बार ये दोहराया जा रहा है कि एलजेपी उनके साथ नहीं है, एनडीए बिल्कुल अलग है, तो वो कन्फ्यूजन अब दूर होना शुरू हुआ है। जहां एलजेपी के कमज़ोर कैंडिडेट हैं वहां ये कन्फ्यूजन नहीं है, जैसे सासाराम, दिनारा, जगदीशपुर, इसके अलावा और कई सीटें हैं जहां एलजेपी के उम्मीदवार की वजह से कन्फ्यूजन बिल्कुल हुआ है। लेकिन अब जिस तरह से अमित शाह का बयान आया, जेपी नड्डा का बयान आया या बाकी बीजेपी नेताओं का बयान आ रहा है, वो कन्फ्यूजन दूर हो रहा है। और इससे कहीं ना कहीं जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, चाहे जीतन राम मांझी की बात करें या वीआईपी पार्टी की बात करें, उनको भी एक मौका मिल गया है कि वो अमित शाह के बहाने ही तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं और जो बीजेपी के सपोर्टर हैं या एनडीए के सपोर्टर हैं, उनमें ये संदेश भेजे कि एनडीए इंटैक्ट है और एलजेपी साथ में नहीं। और गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 को जो इंटरव्यू दिया है, इस खास बातचीत में भी यही दावा करने की कोशिश की गई है और इसी गुत्थी को सुलझाने की भी कि कहीं कोई उलझन नहीं है। नरेंद्र मोदी के नाम का फायदा सिर्फ बीजेपी को नहीं बल्कि जेडीयू को, उनके साथियों को भी मिलने जा रहा है। शेष जी, क्या जो आपकी भी एक राय इस पर है कि सिर्फ ये सत्ता पक्ष ही नरेंद्र मोदी के नाम का इस्तेमाल नहीं कर रहा है चुनाव में, बल्कि विपक्ष भी अब नरेंद्र मोदी का ही नाम लेने के लिए मजबूर है, वो आखिर इसमें कैसे अपना फायदा ढूंढ रहे हैं? यही तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का जो कोविड का मामला है, जैसे चीन का मामला है, इसको विपक्ष जो है नरेंद्र मोदी की असफलता बताने की कोशिश कर रहा है। और अगर उसमें वो सफल हुए तो नरेंद्र मोदी की इमेज को डेंट करने का उनकी स्ट्रेटजी है, क्योंकि बिहार में जब ये तय है कि नीतीश कुमार पिगी बैंक राइट कर रहे हैं, पिगी असली नाम नरेंद्र मोदी के चेहरे पे वोट मांगा जा रहा है, तो उनको डेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए वो भी नरेंद्र मोदी को ही फैक्टर बना रहे हैं और ये इससे नरेंद्र मोदी को फायदा हो जाता है। राहुल गांधी ने पूरा चुनाव 2019 के पहले का नरेंद्र मोदी के खिलाफ या तमाम असेंबली में उनके खिलाफ अभियान चलाया, तो जितना बीजेपी वाले नाम नहीं लेते तो उससे ज्यादा वो लोग लेते थे, तो उससे उनका फायदा होता था, क्योंकि अब फिर इनको मौका मिलता। यार राजनीति में, क्रिकेट में तो लूज बॉल मारने पे एक छक्का लगता जी, लेकिन अगर राजनीति में आप लूज बॉल को खेलेंगे, अगर उन्होंने लोकल एंटी इनकम्बेंसी, बाढ़ की हालत और ये तमाम चीजों को न मैनेज फोकस में लेके नरेंद्र मोदी पे चले गए, तो मुझे लगता है उनके लिए और मुश्किल हो जाएगी। ये मुसीबत क्या उन्होंने खुद मोल ली है विपक्ष ने ऐसा करके? क्या इससे बेहतर उन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा? जमीन पर क्या महसूस करते हैं वो मतदाता? रवि, पटना में तो आप मौजूद हैं, लेकिन न्यूज 18 पर गृह मंत्री ने जो दावा किया
कितना इत्तेफाक जनता उससे रखती है? और अगर विपक्ष भी प्रधानमंत्री मोदी का नाम ले रहा है तो क्या जनता को महसूस होता है कि वाकई नरेंद्र मोदी के नाम पर फैसला आने वाला है बिहार के विधानसभा चुनाव में? हाँ बिल्कुल, लोगों से पूछते हैं। आप लोग थोड़ा आगे आ जाइए। ये बताइए कि सिर्फ गठबंधन के साथ ही नहीं बल्कि विपक्ष भी नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम ले रहा है। आप ये मानते हैं कि मोदी जी की लहर है पूरे देश में और इसकी वजह से विपक्ष भी उनका नाम लेने के लिए मजबूर है? बिल्कुल है। मोदी जी का विपक्ष डरा हुआ है मोदी जी से, क्योंकि उन्होंने पूरे लॉकडाउन में गरीबों के यहाँ राशन नवंबर तक लगातार भिजवाया और अकाउंट में पैसा ही भिजवाया। जितने ही प्रवासी मजदूर आए हुए थे उनके अकाउंट में पैसा ही भेजा कि उनको खाने पीने का दिक्कत नहीं हो। तो ये मोदी जी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और महिलाओं के बीच में सबसे बड़ा उज्ज्वला योजना का काम किया है, जो आज महिला लोग बोलते हैं कि हमें कोई गेस्ट और कुछ लोगों से पूछ लेते हैं। बताइए कि विपक्ष भी प्रधानमंत्री का नाम ले रहा है, क्या मोदी लहर है इसलिए नाम ले रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों की मानसिकता अलग अलग तरह के हमेशा सबके पास है। हाँ। लेकिन जो ये सरकार काम कर रहा है वो सराहनीय है। हाँ। हम लोग के अनुसार से नीतीश कुमार जी जो काम किए हैं वो जितना बोला जाए उतना कम है। आजकल के जो महिला हैं जैसे कौन से ऐसे खास काम? बहुत सारे ऐसे काम हैं जो पहले के दशक से लेकर अभी 15 साल में जो काली युग में अपने काम किए हैं, जैसे कि महिला बहुत सुरक्षित हैं और भी बहुत सारे ऐसे जल योजना, बहुत सारे। आप बताइए। अच्छा, आप नहीं आएंगे, आप बताइए, आगे आइए जी, आप बताएं सर। बोलिए कि आप मानते हैं प्रधानमंत्री की लहर है और इसका फायदा जेडीयू को मिलने वाला है और विपक्ष भी जो प्रधानमंत्री का नाम ले रहा है बार बार? नहीं, ऐसे विपक्ष को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जा रहा है। हाँ। बार बार बोला जा रहा है तो वही है। जी, लड़ेंगे। प्रधानमंत्री के नाम पे लड़ा जा रहा है, नीतीश कुमार के नाम पे नहीं, प्रधानमंत्री के नाम। ये पटना की जनता है रवि, जो हम सुन पा रहे हैं, तमाम हमारे दर्शक देख पा रहे हैं न्यूज 18 पर, जो ये बात खुद जमीनी स्तर पर महसूस कर रहे हैं कि वाकई नरेंद्र मोदी एक ऐसा नाम है जिसका इस्तेमाल विधानसभा चुनाव में भी हो रहा है और सहयोगी दल उसका फायदा लेना भी चाहते हैं। रवि और नीरज लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे कि बिहार में आखिर किस तरह का मूड इस वक्त, और न्यूज 18 पर जो बयान गृह मंत्री का आया है उससे कितना बड़ा असर सियासी महकमे में देखने को मिल रहा है। लेकिन नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की हालत ठीक नहीं है। ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय की वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करना भी गलत नहीं है, लेकिन उन्हें सरकार होने के नाते राज्यपाल और बाकी रिपोर्ट भी देखनी होती है। आपके साथी जो हैं, जो कि बंगाल को देखते हैं या बंगाल में हैं, जैसे कि कैलाश विजयवर्गीय, बाबुल सुप्रियो, इन्होंने ये तक मांग की है कि वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए। आपकी इस पे क्या राय है? देखिए, तो पॉलिटिकल पार्टी के नेता है, स्थिति इतनी गंभीर है कि मांग करे वो उनकी जगह पे वाजिब है। जहाँ तक भारत सरकार का सवाल है, हमें संविधान के हिसाब से देखना है, गवर्नर साहब की रिपोर्ट क्या आती है, स्थिति क्या होती है, वो देखकर निर्णय होता है। परंतु भारतीय जनता पार्टी के नेता जो मांग कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि स्थिति सच अर्थ में वहां पर गंभीर है। तो इसलिए उनकी मांग मतलब एकदम गलत भी नहीं है? मांग करना गलत नहीं है जी, पर आप ये नहीं कह रहे हैं कि स्थिति अभी ऐसी हुई है कि वहां पर प्रेसिडेंट? मैंने ऐसा नहीं कहा। शेष नारायण जी हमारे साथ लगातार बने हुए। शेष जी, अगर ये बात खुद गृह मंत्री कहते हैं कि एक नेता के तौर पर अगर ये मांग उठने लगे कि राष्ट्रपति शासन लगे, तो इस हालात में ये गैर वाजिब भी नहीं लगता। किस तरह का महसूस कर रहे हैं बतौर गृह मंत्री, आप क्या जान पाए? नहीं, उन्होंने तो कहा ना कि मांग करना गलत नहीं। बिल्कुल, उन्होंने ये नहीं कहा कि मांग सही है, उन्होंने कहा कि मांग करना गलत नहीं है। विपक्ष की पार्टी की मांग करेगी, हालांकि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है, उन्होंने इसी इंटरव्यू में जो हम आप दिखा रहे हैं उसी में उन्होंने कहा कि हर जिले में बंदूक बनाने की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि ये if the president on receipt of report from the governor अगर रिपोर्ट कर दे कि कंस्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन है तो 356 लग जाएगा। तो 356 अगर लगाने की जरूरत आती है, कॉन्स्टिट्यूशन की किताब इसी से सारा चलता है, तो 356 लगाने की अगर जरूरत वहां आ जाती है तो अगर हर जगह गन फैक्ट्री बनी हुई है तो केस तो तैयार है। इसलिए अगर बीजेपी वाले डिमांड कर रहे हैं तो आज तो अमित शाह ने कह दिया फिलहाल नहीं लगाने जा रहे, उन्होंने सीधा कहा कि मांग सही है कि नहीं इस पे नहीं कहेंगे, मांग करना सही है, उसपे गलती नहीं है। तो इसलिए वहां पे जो माहौल बन रहा है
कि इलेक्शन के पहले क्योंकि वो हिंसा हो रही है, राजनीतिक हिंसा हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं, तमाम खून खराबा, उन्होंने बताया गृह मंत्री ने इसी इंटरव्यू में कि केरल में पहले ज्यादा होती थी, बंगाल में सबसे ज्यादा हत्याएं हो रही। तो जाहिर है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के ब्रेकडाउन का बैकग्राउंड तैयार हो रहा है। और ये वो बात है शेष जी जो आप कह रहे हैं कि 356 जिस तरह से लगाया गया पहले भी इस्तेमाल हुआ, लगातार विवाद भी होता रहा, लेकिन अगर ये मांगा गई है तो फिर किस तरह की स्थिति है इसका भी अंदाजा लगाया जाए, ये संकेत भी देने की कोशिश। लेकिन दिल्ली से हमारे सहयोगी विक्रांत यादव भी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ चुके हैं, कोलकाता से आशिका सिंह भी। आशिका, अगर ये बात कही जाती है बीजेपी नेताओं की ओर से कि वहां तो अब राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति है, गृहमंत्री बात कह चुके हैं कि घर घर अब बम बनाने का काम चलता है, कानून व्यवस्था इस तरह की है कि दूसरे राज्यों से तुलना भी नहीं की जा सकती, क्या वाकई महसूस करते हैं वहां के लोग और सियासत किस तरह से गरमाई है, क्योंकि चुनाव बेहद आगे हैं, अगले साल होने वाले हैं? बिल्कुल प्रशांत, राजनीतिक हिंसा का जो इतिहास है पश्चिम बंगाल में पुराना रहा है, चाहे इसके पहले लेफ्ट का शासन रहा हो, चाहे अब ममता बनर्जी का। राजनीतिक हिंसा होती रही है, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं राजनीतिक हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। आए दिन खबर आती है टीएमसी के, बीजेपी के, दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता मारे जाते हैं, घायल होते हैं। फिलहाल हाल के दिनों में कई बड़ी घटनाएं सामने आई हैं जहां बीजेपी के बड़े नेता को गोली तक मार दी गई है। बीजेपी की तरफ से लगातार ये आवाज़ उठाई जाती रही है, राज्यपाल के पास जाते रहे, राज्यपाल ने राज्य सरकार को घेरा है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से लगातार जब भी कानून व्यवस्था की बात होती है तो एक तरफ यूपी को दिखाया जाता है कि बीजेपी शासित राज्य है, वहाँ पर कानून व्यवस्था और भी ज़्यादा खराब है, और दूसरी तरफ राज्यपाल पर आरोप लगाया जाता है, जैसा कि गृह मंत्री ने न्यूज़ 18 पर बड़े बयान में आपने ये कहा है कि राज्यपाल की रिपोर्ट पर निर्भर करता है क्या होगा पश्चिम बंगाल में। बिल्कुल। तो राज्यपाल की भूमिका पर एक तरफ राज्य सरकार सवाल उठा रही है, दूसरी तरफ बीजेपी जब भी कुछ भी होता है राज्यपाल की शरण में जाती है, राज्यपाल से मदद की गुहार करती है। तो ऐसे में राज्यपाल की जो भूमिका है वो बेहद अहम है। बिल्कुल आशिका, और ये गृहमंत्री ये बात खुद कह चुके हैं न्यूज़ 18 के इस खास इंटरव्यू में कि राज्यपाल की रिपोर्ट क्या कहती है ये भी बहुत अहम होता है बतौर गृहमंत्री, क्योंकि आरोप लगाना राजनेताओं का अधिकार है और स्थिति को देखकर वो ऐसा कर सकते हैं, ये गैर वाजिब नहीं है। लेकिन दिल्ली में क्या फैसले इसे लेकर हो सकते हैं? विक्रांत यादव हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रांत, ये एक बड़ी बात न्यूज़ 18 पर गृहमंत्री ने कही, लेकिन दिल्ली में जहां सरकार काबिज है, फैसले यहां से लिए जाते हैं, क्या संकेत मिलते हैं इस बात से? देखिए प्रशांत, इस बात को लेकर दो राय नहीं है कि पश्चिम बंगाल का जो राजनीतिक इतिहास है वो खूनी इतिहास रहा है। पहले लेफ्ट के खिलाफ इसी तरीके के आरोप लगते रहे थे और ममता बनर्जी जो राज्य के सूबे की मुख्यमंत्री है, उन्होंने एक लंबी लड़ाई, एक लंबा संघर्ष उसके खिलाफ किया था, उसके बाद वो मुख्यमंत्री बनी। अब उन्हीं ममता बनर्जी पर इस तरीके के आरोप लगते हैं और जिस तरीके से गृह मंत्री ने एक तरह से इशारा किया कि बीजेपी के तमाम नेता जो बात करते हैं, राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं, वो वाजिब हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके के हालात वहां पर है, लगातार हिंसा चल रही है, हत्याएं हो रही है, घर घर बम बन रहे हैं, इस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं, तो एक दबाव जरूर है बीजेपी की तरफ से सरकार के ऊपर, पार्टी की तरफ से, जो स्थानीय नेता है वो और केंद्रीय नेता सभी इस तरीके की बात कह चुके हैं। लेकिन जैसा गृह मंत्री ने अपने जो इंटरव्यू दिया था उसमें जो साफ कहा उन्होंने कि राज्यपाल की रिपोर्ट बहुत महत्व रखती है, क्योंकि राज्यपाल की एक बड़ी भूमिका इस तरीके के मामले में होती है और कोई भी फैसला लेने से पहले सरकार राज्यपाल की रिपोर्ट को देखना चाहती है कि उसमें किस तरीके की बातें सामने आई हैं। तो एक तरह से जो स्थानीय नेता हैं वो अपने राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी करते हैं और वो तमाम तरह का दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन राज्यपाल की रिपोर्ट जो है वो फैक्चुअल रिपोर्ट होती है, वो बेहद अहम है। और गृहमंत्री तो खुद इस बात को कह चुके हैं न्यूज़ 18 पर कि आरोप लगाने का अधिकार राजनेताओं को हो सकता है, लेकिन खुद गृह मंत्री ने यह बात जोड़ी है शेष जी कि वहां हर जिले में बारूद बम बनाने की फैक्ट्री मिल जाती है और दूसरे राज्यों से तुलना नहीं की जा सकती जिस तरह की कानून व्यवस्था है। लेकिन अब टीएमसी ये आरोप लगाती है कि इस पॉलिटिकल मर्डर को और ये जो राजनीतिक हत्याओं का आरोप लगाया जा रहा है, ये तो टीबी और कैंसर के मरीजों की मौत से भी जोड़कर आंकड़ा बढ़ाने की दरअसल कोशिश है। डेरेक ओब्रायन तो ट्वीट करके सीधा पलटवार भी कर रहे हैं। क्या वाकई ये ऐसी स्थिति है या अतिशयोक्ति में सियासत की जा रही है? देखिए, राजनीतिक हत्याओं का जहां तक बात है, ये वहां पे आशिका ने भी बताया कि पुराना इतिहास है
ये जो ममता बनर्जी अभी जो मुख्यमंत्री है और जो करें कि कोई हत्या वत्या नहीं हो रही है, इन्हीं के नेता थे सिद्धार्थ शंकर राय, जब यूथ की लीडर हुआ करती थी, तो उनके टाइम पे भी कम्युनिस्ट नेताओं को हलाल किया जाता था। और उसके बाद जो पार्टियां आई तो वहां भी इनके लोगों को, कम्युनिस्ट पार्टियों के लेफ्ट फ्रंट की सरकारों के टाइम ये इनके लोग मारे गए थे। और अब चूंकि मुख्य विपक्षी बीजेपी है तो बीजेपी के लोग मारे जा रहे हैं, तो वहां इतिहास है। लेकिन गृह मंत्री का ये कहना है कि हर जिले में बम बनाने की फैक्ट्रियां हैं, बंदूक बनाने की फैक्ट्रियां हैं, बम बनाने की फैक्ट्रियां हैं, ये बहुत गंभीर बात। उन्होंने हालांकि अपने ही नेता विजयवर्गीय की बात को उन्होंने कहा कि नहीं, उनको अधिकार है, लेकिन हम उनकी बात लगाने नहीं जा रहे। लेकिन ये अगर माहौल बन रहा है तो गवर्नर की एक रिपोर्ट चाहिए। बम बनाने की फैक्ट्री तो ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड मशीनरी, साफ साफ कॉन्स्टिट्यूशन मैंने अभी आपको दिखाया, उसमें लिखा हुआ। तो अगर ऐसा है तो आप समझ लीजिए कि वहां पे राष्ट्रपति शासन लगने की संभावना पर सरकार विचार कर सकती है, कर रही है। लेकिन जिस संविधान के 356 अनुच्छेद का उल्लेख आप कर रहे हैं, इसका पहले भी इस्तेमाल हुआ, लेकिन अगर प्राइमा फेसी इस तरह की स्थिति है तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर राज्य सरकार पर पहले सवाल जरूर खड़े होते हैं। शेष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी बेशकीमती राय हम तक और दर्शकों तक पहुंची, और हमारे तमाम साथियों का भी। लेकिन अब बात एक बेहद खास खबर की, क्योंकि आपके लिए खुशियों का दरवाजा खुल गया है। अमेजन का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल शुरू हो गया है। बड़ी डील शानदार ब्रांड के साथ कीजिए।